प्रजनन के अंतर्गत कायिक प्रजनन को लिया गया है और कुछ बुक में कायिक प्रजनन को अलग दिया जाता है। मेरे अनुसार जो बूटी लगाना है वो क्या है, कायिक जनन। और कायिक जनन में भी कौन सा वाला है, कृत्रिम। प्राकृतिक अलग है, जो अपन ने पढ़ा अंतःभूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, ये सब था। जो कृत्रिम है, कृत्रिम में भी एक अपन ने पढ़ा रोपण लगाना, एक अपन ने पढ़ा दाब लगाना, एक है कलिकायन और अंतिम कौन सा था, गुड्डी लगाना। तो कायिक में भी कौन सा वाला है, ये कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन में जो चौथे नंबर पर आता है प्रकार, वो कौन सा है, गुड्डी लगाना। अब ये गुड्डी लगाना किसके लिए किया जाता है, जिनमें ऐसे पौधे जो अपने प्रजनन करने की क्षमता को खो चुके हैं, जिसपे फूल नहीं लगते, बीज नहीं लगते और उनकी शाखाओं को भी आसानी से लगाया नहीं जा सकता, उनमें फटाफट जड़ें भी नहीं निकलती। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे पौधे, और उनका बहुत आर्थिक महत्व है, उनको बनाए रखना भी जरूरी है। तो उसके लिए बड़े बड़े पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनमें ये पेड़ है, तना है इसका, इसमें बहुत सारी शाखाएं होंगी और उन शाखाओं में से किसी एक शाखा में, किसी एक शाखा को लेकर इस तरह से ये वृक्ष होगा और इसकी किसी एक शाखा को छील दिया जाता है। कहाँ तक, केवल क्या बचना चाहिए, यहाँ पर जाइलम बचना चाहिए, बाकी पूरा इसको क्या कर दिया जाता है, छील कर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में इसमें चारों तरफ मिट्टी, काली मिट्टी, खाद सहित और मॉस जानते हो, जो गीले गीली ब्रायोफाइट्स में आती है, गीली दीवार पर होती है, वो इसके चारों तरफ लगा दिया जाता है यहाँ पर। और लगाने के बाद उसको सुतली से बांध दिया जाता है, पन्नी वगैरह बांध दी जाती है, सुतली वाली बोरी बांध दी जाती है ताकि नमी बनी रहे। और उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, इसकी ऊपर वाली शाखा में एक पानी से भरा हुआ पात्र जैसे मटका लटका दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। नीचे एक बारीक छेद कर उसमें एक सुतली बांध दी जाती है और इस सुतली से लगातार इस पर पानी आता रहता है। अब होता क्या है, इस शाखा में यहाँ पर क्या लगी हुई है, पत्तियाँ यहाँ बहुत सारी लगी हुई हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, भोजन वगैरह बनता है, पूरे पेड़ में भोजन बन रहा है पत्तियों के कारण। तो यहाँ पर जो भोजन बनता है इस शाखा में, वो यहाँ तो पहुँचता है, लेकिन चूंकि यहाँ जाइलम है तो भोजन नीचे नहीं जा पाता, तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला है, यहाँ पर भोजन इकट्ठा होने लग जाता है। ये हिस्सा क्या हो जाता है, फूल जाता है और इसमें फिर भोजन ज़्यादा हो जाने के कारण कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं, उनमें विभाजन होने लगता है और विभाजन होने के बाद उनमें से क्या निकलने लगती है, जड़ें निकलने लगती हैं। ऐसा 10-15 दिनों बाद हो पाता है, कभी कभी किसी किसी पौधे में अधिक टाइम भी लगता है। तो उस समय इस तरह से बना लिया जाता है और बाद में फिर इसको यहाँ से काट कर जब जड़ें निकल आती हैं तब इसको यहाँ से इस पौधे से बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, अलग, और अलग करने के बाद जमीन में लगा दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि यदि इसकी पतली कलम लगाई जाती है जड़ बनने में और तने को इतना मोटा होने में बहुत समय लगता, अभी डायरेक्ट इससे इतना मोटा तना जमीन में क्या होता है, लग जाता है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, बूटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन ने अभी तक अलैंगिक जनन और कौन सा पढ़ चुके हैं अपन, कायिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में अपन ने पढ़ा था खंडन पहला, है ना, द्विखंडन और बहुखंडन। फिर द्विखंडन में अपन ने पढ़ा था लंबवत खंडन भी होता है, अनुप्रस्थ खंडन भी होता है, तिर्यक खंडन भी होता है ना, पढ़ा था अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था बहुखंडन। बहुखंडन कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ये भी पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा था उसमें प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, प्लाज्मा भर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कोशिका में पहले से ही बहुत सारे केंद्रक होते हैं, अतः केंद्रक के विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है
है ना। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा अलैंगिक विभाजन में, अलैंगिक प्रजनन में, और क्या पढ़ा था? हाँ, विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनमें, और पुनरुद्भवन पढ़ा अपन ने। पुनरुद्भवन में क्या होता है? हाँ, कोई भी जंतु जो है वो कई टुकड़ों में भी टूट जाए तो अपने टूटे हुए भागों को बना लेता है। अपन ने उसी में फिर और पढ़ा मुकुलन, है ना। मुकुलन में क्या होता है? एक कोशिका के कुछ पदार्थ उसी कोशिका की अतिवृद्धि में चले जाते हैं, है ना। फिर अपन ने क्या पढ़ा? खंडन, यानी पूरी कोशिका कई खंडों में टूट जाती है और प्रत्येक खंड एक नए नए जीव को जन्म देता है। ऐसे अपन ने लगातार बहुत सारे अलैंगिक, फिर अलैंगिक प्रजनन में अपन ने कृत्रिम, प्राकृतिक सब पढ़ लिया। अब आज हमको शुरू करना है लैंगिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन? लैंगिक। तो लैंगिक प्रजनन में विभिन्न अवस्थाएं जंतुओं में कैसे होता है और पौधों में कैसे होता है, सब अपन देखेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लैंगिक प्रजनन में, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु, दोनों में ही सेम है। तो लैंगिक प्रजनन में पहला तो ये समझो कि लैंगिक प्रजनन क्या है, ठीक है। लैंगिक, जैसे अलैंगिक प्रजनन में किन्हीं दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती, किंतु या दो अलग अलग कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, किंतु लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग कोशिकाओं की आवश्यकता होती, ठीक। वो कोशिकाएं एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। आकार में एक जैसी हो सकती है, आकार में एक दूसरे से अलग हो सकती है, और विशेषता में भी एक दूसरे से अलग हो सकती है। विशेषता में कैसे एक दूसरे से अलग हो सकती है कि एक चल सकती है और दूसरी चल नहीं सकती। इस अवस्था को, जिसमें कोशिकाएं, यदि दोनों कोशिकाएं जो आपस में सहयोग कर रही हैं वो यदि एक समान है, तो ऐसे युग्मकों को कहा जाता है समयुग्मक। क्या कहा जाता है? समयुग्मक। यदि एक का आकार बड़ा है और एक का आकार छोटा है तो उसे कहा जाता है असमयुग्मक, ठीक है। फिर तीसरा है विषम युग्मक, जब एक युग्मक बहुत बड़ा हो और अचल हो और दूसरा वाला बहुत छोटा हो और चल हो, ठीक है। या बहुत छोटा है और अचल है और बहुत बड़ा है और चल है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मक। अब युग्मक क्या होते हैं, है ना। देखो, सामान्यतः कोई भी जीव अपना पूरा जीवन किस अवस्था में गुजारता है? अपना संपूर्ण जीवन द्विगुणित अवस्था में गुजारता है। कौन सी अवस्था में? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक। 2n अवस्था में गुजारता है। कौन सा जीवन? जो सामान्यतः वो जी रहा है, किंतु जब उसको क्या करना है? लैंगिक प्रजनन करना है। जब प्रजनन करना है तो उस समय उसकी कोशिकाओं में जो प्रजनन अंग है उनमें एक विभाजन होता है। वो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप जो उसकी एक कोशिका जिसके क्रोमोसोम कितने थे? 2n, तो वो किस में बदल जाती है? बहुत सारे ऐसी कोशिकाओं में बदल जाती है जिनमें क्रोमोसोम कितने हैं? n। n मतलब आगुणी। अब इसका मीनिंग समझो। यहाँ पर यदि संपूर्ण जीवन में किसी कोशिका में 46 क्रोमोसोम थे, 46 मतलब कितने जोड़े? 23 जोड़े। तो यहाँ पर जो इसके युग्मक बनेंगे, ये कौन सी, क्या बनने की प्रक्रिया है? युग्मक बनने की प्रक्रिया, जिसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें जब युग्मक बनते हैं तो वो कैसे होते हैं? आंगुड़े। मतलब इनमें क्रोमोसोम, ये 23 जोड़े थे ना, इसमें कितने हैं? 23 जोड़े। तो इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? केवल 23। और इसमें कितने होंगे? केवल 23। समझ में आ गया? अब ये तो
कौन सी क्रिया हुई? युग्मक बनने की क्रिया। ठीक, तो इसे कहा जाता है निषेचन पूर्व घटना। क्या कहा जाता है? निषेचन पूर्व घटना। ये जिसमें क्या बन रहे हैं? युग्मक बन रहे हैं। फिर अब दूसरा है निषेचन। देखो निषेचन का बिल्कुल सामान्य अर्थ है कि जो दो कोशिकाएं हैं उनका आपस में क्या होना? जुड़ जाना, उनका आपस में जुड़ जाना। तो किसी भी अंतः निषेचन से, बाह्य निषेचन से, कुछ जीवों में बाह्य निषेचन होता है जो जल में रहते हैं या अल्प विकसित होते हैं, उनमें ये जो दो अलग अलग कोशिकाएं बनती है, एक नर होती है और एक मादा होती है। अच्छा, ये एक ही शरीर में भी बन सकती हैं, अलग अलग शरीरों में भी बन सकती है। कुछ जीव जैसे केंचुआ, केंचुआ में नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग दोनों एक ही शरीर में। नर प्रजनन अंग भी उसी शरीर में, मादा प्रजनन अंग भी उसी शरीर में। लेकिन गाय में मादा प्रजनन अंग है और बैल में नर प्रजनन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जीव जिनमें एक ही शरीर में जब दोनों प्रजनन अंग बनते हैं, यानी नर अंग भी हो और मादा अंग भी हो, उन्हें कहते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं उनको? उभयलिंगी या द्विलिंगी। जैसे केंचुआ, जो, ठीक है। अब ऐसे जंतु जिनमें नर प्रजनन अंग अलग प्रकार के शरीर में होते हैं और मादा प्रजनन अंग अलग शरीर में होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक लिंगी। क्या कहा जाता है? एक लिंगी। ठीक है। जितने भी विकसित जीव हैं जैसे मेंढक, चूहा, ये विकसित जीव कहे जाते हैं। इनमें भी नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। मोर, पक्षी, बहुत से प्रकार की मछलियाँ, सब में नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। अब इसमें भी है कि कुछ जीवों में नर मादा में डिफरेंस करना आसान नहीं है और कुछ जीवों में नर और मादा बिल्कुल अलग दिखते हैं। मतलब रूप कैसा होता है उनका? बिल्कुल अलग अलग। जैसे आप बता सकते हैं कि ये मोर है और ये मोरनी। मोर जो है छोटा सा होता है ना? मोरनी जो है मोर के पंख होते हैं और मोरनी बिल्कुल ब्राउन से कलर की और बहुत गंदी सी दिखने वाली है। तो डिफरेंस बता सकते, गाय बैल में आप डिफरेंस बता सकते हैं, बकरा बकरी में आप बता सकते हैं, है ना? तो और मनुष्यों में भी नर और मादा में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें नर और मादा के रूप बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है लैंगिक द्विरूपी जीव। कौन से जीव? लैंगिक द्विरूपी। और इस घटना को क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूपता। क्या कहा जाता है? लैंगिक। देखो इसी में अर्थ छुपा है, इसका छुपा है ना? लिंग के अनुसार दो रूप, लैंगिक द्वि यानी दो रूप। रूप तो समझते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि लैंगिक द्विरूपता क्या है। तो क्या है लैंगिक द्विरूपता? जब नर और मादा जीव बनावट के आधार पर भी बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूप। आपकी बुक में है ये चीज, ठीक है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ये बहुत पूछा जाता है। उदाहरण समझ में आ गया? मनुष्य, चूहे, मेंढक, है ना, गाय, बकरी, ऐसे सब अलग अलग है। मुर्गा, मुर्गी, ये सब में नर अलग दिखते हैं, मादा अलग दिखते हैं। ठीक है। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत सिंपल सी 2 लाइन की इसकी परिभाषा। क्या है ये समझ में आ गया सबको? पूरे को आ गया? चलिए अब इधर आते हैं अपन। निषेचन पूर्व घटना में क्या हुआ? युग्मकों का निर्माण। इसमें क्या हुआ? युग्मकों का निर्माण। अब देखो इसमें
भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। जैसे मैंने बोला उभयलिंगी जीव है केचुआ, तो उसमें नर कोशिका और मादा कोशिका, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही शरीर में बनेगा, ठीक। लेकिन जो एक लिंगी होंगे उनमें क्या होगा, अलग अलग शरीरों में बनेगा। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, कुछ जीवों में अंतः निषेचन होता है, यानी नर कोशिका और मादा कोशिका शरीर के अंदर मिलती है एक दूसरे से, और कुछ जीवों में नर कोशिका और मादा कोशिका शरीर के बाहर मिलती है। तो केचुए में कहाँ मिलती है, बाहर। मेंढक में कहाँ मिलती है, बाहर। बहुत से ऐसे जीव हैं, सांप है, बहुत सी मछलियां हैं जिनमें निषेचन कहाँ होता है, शरीर से बाहर। नर अपने कोशिका बाहर छोड़ देता है और मादा भी अपने अंडे बाहर छोड़ देती है, वहां पर दोनों में क्या होता है, निषेचन। तो ऐसे निषेचन को जिसमें नर और मादा कोशिकाएं शरीर के बाहर मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। और जब नर और मादा कोशिकाएं, देखो नर और मादा कोशिकाएं, नर और मादा युग्मक एक ही चीज है, ठीक। तब क्या होता है, तब ये आपस में तब मिल पाती है जब दो शरीर जो है एक अपनी कोशिका को दूसरे के शरीर में डालता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतः निषेचन, ठीक। तो और इसके अलावा हम क्या पढ़ रहे हैं, साइड में भी कुछ चीजें पढ़ते जा रहे हैं। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन, दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। इसके अलावा अपन ने और क्या चीज पढ़ी अभी, एक लिंगी और द्विलिंगी, उभयलिंगी या द्विलिंगी, ये भी समझ में आ चुका है सबको। जो शब्द ये लिखे समझ में आ रहे हैं ना पूरे, अच्छा। युग्मक क्या होते हैं, नर कोशिका या मादा कोशिका, ऐसी मादा कोशिका ऐसी नर कोशिका जिसमें क्रोमोसोम कैसे हो, आगे, यानी उस जीव से कितने हो, आगे। जिस जीव में ये बन रहे हैं उसमें कितने हो, आगे। इतना समझ में आ गया। अब अंतर निषेचन या बाह्य निषेचन के फलस्वरूप ये कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती है। और जब ये मिल जाती हैं तो इनमें फिर क्या होता है, इनके मिलने से जो एक रचना बनती है, उस रचना में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2। और उस रचना को हम सब क्या कहते हैं, युग्मनज। युग्मक जुड़े हैं ना, युग्मक से उत्पन्न, आज यानी क्या होता है, उत्पन्न हिंदी में, तो युग्मक से उत्पन्न युग्मनज, ठीक। इसमें केवल कितनी कोशिकाएं हैं, 2, एक नर कोशिका और एक मादा कोशिका, दोनों आपस में क्या हो गई, मिल गई, युग्मन बना। युग्मनज से अब क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, निषेचन। अब इसके बाद अब क्या शुरू होगा, निषेचन के बाद, ये निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें अब विभाजन होता है। विभाजन होता है तो इसमें कोशिकाओं की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक। और जब बढ़ती है तो इसमें विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, 4 कोशिका अवस्था, 8 कोशिका अवस्था, 16 कोशिका अवस्था, 64 कोशिका अवस्था, ऐसे अलग अलग अवस्थाएं। यानी जब युग्मनज से अब क्या बनने वाला है, भ्रूण। भ्रूण यानी क्या, वो मैं बता रही हूँ। भ्रूण बनने के लिए युग्मनज विभाजन करता है और विभाजन करके विभिन्न अवस्थाएं आती हैं उसके शरीर में, 4 कोशिका, 8 कोशिका, 16 कोशिका, 64 कोशिका, ऐसे अवस्थाएं आती हैं। और उस अवस्था में भ्रूण धीरे धीरे वृद्धि करता है, वृद्धि करके फिर वो अंग बनाने लगता है, कोशिकाओं से अंग बनने लगते हैं, फिर पूरा जीव बन जाता। विभिन्न जीवों में ये वाला जो टाइम है, युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से जीव, ये बनने का टाइम सब में अलग अलग होता है। किसी में 1 साल, किसी में 2 महीने, किसी में 9 महीने, किसी में 4 महीने, किसी में 6 महीने,
ठीक है, सब में अलग अलग है। उस अवस्था को जिसमें युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से नया जीव बनता है उसे कहा जाता है गर्भावस्था। क्या कहा जाता है? गर्भावस्था। ठीक। अब देखो इसमें भी अलग चीजें हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव सजीव उत्पन्न करते हैं। होता है नहीं? मुर्गी अंडे देती है, पक्षी अंडे देते हैं, सांप अंडे देता है, छिपकली अंडे देती है ना? लेकिन चूहा बच्चे उत्पन्न करता है, छछूंदर बच्चे उत्पन्न करती है, गाय बैल बकरी मनुष्य बच्चे उत्पन्न करते हैं, है ना? तो निषेचन के पश्चात युग्मनज से जब जीव बनना है तो पूरे संसार में इसके लिए कितनी प्रक्रियाएं हैं? 2 प्रकार की। कुछ जीवों में युग्मनज से जीव बनने के लिए का काम अंडे के अंदर होता है, अंडे के अंदर होता है। तो ऐसे जीव जिनमें युग्मनज से जीव बनने का कार्य अंडे के अंदर होता है उसे कहते हैं, उन जीवों को कहते हैं अंडप्रजक। क्या बोलते हैं? अंडप्रजक। और ऐसे जीव जिनमें युग्मनज से जीव बनने का कार्य गर्भाशय के अंदर होता है तो उन्हें कहते हैं सजीव प्रजक। बात समझ में आ गई आप लोग को? पूरे लोग को आ गई? अच्छा, तो ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अंडप्रजक क्या होते हैं और सजीव प्रजक क्या होते हैं। तो और चीज अपन इसमें पढ़ ली, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। ठीक। अब इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। जो अंडे उत्पन्न करते हैं ना उनको बहुत सारे अंडे उत्पन्न करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन अंडों में से कुछ में से ही नया जीव बन पाता है। उनमें से कुछ तो दूसरों के द्वारा खा लिए जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उनको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं तो नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ अंडों से ही जीव निकल पाते हैं, लेकिन सजीव प्रजक में प्रजनन क्षमता उतनी ज्यादा नहीं होती, उतने अंडे उनमें से नहीं निकलते। एक सजीव प्रजक ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 बच्चे एक बार में उत्पन्न करता है। जैसे चूहा है, सुअर है, कुत्ता है ना? ये एक बार में 6 या 7। लेकिन सांप कई लाख अंडे देता है, मछलियां कई लाख अंडे देती हैं, मेंढक कई लाख अंडे देता है। उनमें से कुछ ही जीव रूप में परिवर्तित हो पाते हैं, जबकि सजीवों में ये वाली जो गिनती है कि जब युग्मनज बना और युग्मनज से जीव बनना है वो ज्यादातर संपूर्ण हो जाती है। कुछ में ही ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा हो कि युग्मनज से जीव नहीं बनता। तो ज्यादा चांसेस जीव उत्पन्न होने के किसमें होते हैं? सजीव प्रजक। कम चांसेस किसमें होते हैं? अंडप्रजक। अब ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो अंडप्रजक होते हैं वो ज्यादा अंडे क्यों उत्पन्न करते हैं? तो उत्तर समझ में आ गया? क्योंकि जो अंडे उत्पन्न करते हैं उनमें से बहुत से अंडे तो नष्ट हो जाते हैं, अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। कुछ अंडों में जीव उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं होती, इस कारण उन्हें ज्यादा अंडे उत्पन्न करने पड़ते हैं। उसकी तुलना में सजीवों को, जो सजीव प्रजक हैं, उनको ज्यादा प्रजनन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें जो युग्मनज बना है उससे जीव बनने की संभावना अधिकतम होती। आ रहा है समझ में? अब देखो इसमें और अंतर देखो। एक अंडा है, मुर्गी का अंडा है, उसके अंदर निषेचन हुआ, निषेचन हो चुका है, तो उसमें अंडे के अंदर जो युग्मनज है उसको जीव बनने के लिए पूरा भोजन किसके अंदर है? अंडे के, है ना? उसी से उसको बड़ा होना है। लेकिन जो सजीव प्रजक होते हैं उनमें चूंकि विकास कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर। तो वो जो सजीव प्रजक हैं वो एक नाल द्वारा अपनी माँ से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं।
तो माँ द्वारा उसको निरंतर क्या मिलता रहता है, पोषण मिलता रहता है। इस कारण सजीव जो उत्पन्न होते हैं वो ज्यादा सक्षम होते हैं। गाय का बच्चा उत्पन्न होता है तुरंत चलने लग जाता है, होता है ना, जबकि अंडे द्वारा जो उत्पन्न होते हैं वो उतने सक्षम, पक्षियों के अंडे से उत्पन्न होंगे, चूहे उत्पन्न होंगे तो उनमें बाल कुछ नहीं रहते, बहुत आंखें बंद रहती हैं, बहुत समय बाद वो विकसित हो पाते। अंतर समझ में आ गया। अच्छा, अब युग्मनज से मैंने क्या बताया, क्या बनता है, भ्रूण, और भ्रूण से क्या बनता है, और ये भी बताया कि भ्रूण से जब जीव बनता है तो उसका समय विभिन्न जीवों में अलग अलग होता है, चाहे वो अंडा हो चाहे वो गर्भाशय वाला सजीव प्रजक, क्योंकि अंड प्रजक में क्या होता है, अब देखो मुर्गी 21 दिन अंडा सेगी, सेना का मतलब क्या है, अंडे को गर्मी देना, सुरक्षित रखना। तो अंडे उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि अंडे के अंदर जीव बनेगा, तो वो भी छिपकली के अंडे से छिपकली बनने का समय अलग होगा, है ना, मेंढक के अंडे से लार्वा बनने का समय अलग होगा, है ना, मेंढक के अंडे से मेंढक नहीं बनता, पहले लार्वा बनता है, फिर लार्वा में कायांतरण होता है तब मेंढक बनता है ना, तो वो समय सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही सजीव प्रजक में भी जो गर्भावस्था है, यानी इससे ये बनने की प्रक्रिया हर जीव में अलग अलग होती है। यदि वो अंडे में है तो अंडे में होगी, यदि गर्भाशय में है तो उसे कहा जाता है गर्भावस्था। समझ में आ गया आपको। अच्छा, फिर जीव बन गया, अब निषेचन पश्च घटनाएं, है ना, निषेचन पश्च घटनाएं कौन सी है, युग्मनज से भ्रूण का बनना और भ्रूण से किसका बनना, जीव का। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि पहले 4 कोशिकावस्था, 8 कोशिकावस्था, 16 कोशिकावस्था, 64 कोशिकावस्था बनती है ना, उन अवस्थाओं के नाम भी हैं, उनके नाम हैं। जब इससे कोशिकाओं का विभाजन होगा तो अवस्थाएं बनेंगी, तो पहली अवस्था आती है उसमें मॉरुला। कौन सी अवस्था आती है, दिख रहा है बोर्ड में, यहाँ ये देखो, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। युग्मनज से सबसे पहले क्या बनता है, ठीक है, तो पहली जो अवस्था आती है उसका नाम होता है मॉरुलावस्था। फिर उसके बाद आती है ब्लास्टुला। कौन सी अवस्था, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद आती है गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला अवस्था जब आ जाती है तो इसके बाद, ये अभी तक कोशिकीय अवस्थाएं, कौन सी अवस्था है, कोशिकीय, इसमें कोशिका को गिना जा सकता है, ठीक। ये जब आ जाती है, ये कहाँ के बीच की अवस्था है, ये यहाँ की, यहाँ। इसके बाद अब क्या बनेगा, भ्रूण। इसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण। भ्रूण यानी जिसमें छोटी सी नोटोकॉर्ड बन गई है, नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बन गई है, समझे, पूंछ है उसमें सांस लेने के लिए गलफड़े हैं, उसमें थोड़ा बहुत तंत्रिका तंत्र बनने लगा है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोशिकीय अवस्था है। फिर ये कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं क्या बनाने लगेंगी, हृदय बनाएंगी, कुछ रक्त नाड़ियाँ बनाएंगी, कुछ मस्तिष्क बनाएंगी, कुछ कोशिकाएं अंग बनाएंगी, कुछ पाचन तंत्र बनाएंगी, ऐसे अलग अलग कोशिकाओं का विभाजन हो जाएगा। तो इसके बाद क्या बन जाता है, भ्रूण। और भ्रूण में धीरे 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 और विकास होता है तो क्या बन जाता है, जीव। और जीव बनने के बाद क्या होता है, उसका जन्म। बात समझ में आ रही है आपको, पूरी चीज हमने आज समझा दी आपको।
आप अभी तक क्या पढ़ते थे? केवल लैंगिक प्रजनन की परिभाषा, बस यही पढ़ते थे ना कि लैंगिक प्रजनन क्या है? ऐसा प्रजनन जिसमें दो विभिन्न कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक प्रजनन। लेकिन उसमें क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, ये समझ में आया आपको? ये मैंने आपको अभी किसके बारे में बताया? जीवों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि पौधों में क्या होता है। टॉपिक यही रहेंगे, देखना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, फिर निषेचन पश्चात घटना, यही रहेंगे टॉपिक। लेकिन किसके बारे में बताऊंगी? पौधों के बारे में। पौधे में मालूम क्या बनता है? इसमें जीव बनता है ना। पौधे में क्या बनता है? बीज, है ना। और युग्मक के जो बनते हैं, कौन बनते हैं? परागकण और अंडाशय। समझ में आया? ये चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है, आज आपकी क्लास जल्दी छूट रही है क्योंकि आपको पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करनी है ना। ठीक है, चलिए फिर मैं परसों आगे का समझाऊंगी। इसको ना तुम लोग घर में जाके बुक से पढ़ना, ठीक है, जो ये मैंने समझाया, ठीक। और ये वाले जो शब्द लिखे हैं ना, इनकी परिभाषाएं आपको बननी चाहिए। इनमें अंतर निषेचन, बाह्य निषेचन में अंतर, अंड प्रजक सजीव प्रजक में अंतर, ये बनना चाहिए, ठीक है। जाओ।